नमस्ते, नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद सभी बच्चों को। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग कौन बोल रहा है बेटा? कौन है जो अभी सोकर उठा है? तो गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी बच्चे एकदम बढ़िया, एकदम मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे। ठीक है, मुझे सभी बच्चों के कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं और आप सभी भी मुझे सुन पा रहे हो अच्छे से, यही मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक है, तो चलिए भाई क्लास को कर देते हैं शुरू। चलिए आइए। तो बेटा टॉपिक हम लोगों का अभी थोड़ा सा सेल ही रहता है, उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक की तरफ भी बढ़ेंगे। तो कोशिका में मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी कुछ इंपॉर्टेंट कोशिकांग, जिसमें हम लोगों ने कर लिए थे भैया माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, है ना। ये सारी चीजें हमने कर ली थी। हमने माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, ये सारे कोशिकांग पिछली मतलब जो लास्ट की कल की क्लास थी उसमें कर लिए थे। ठीक है, समझ में आई बात? एक सेकंड रुकना। चलिए, तो बेटा आ जाइए, कोशिकांगों के बारे में पढ़ लिया जाए। तो अगला कोशिकांग जो इंपॉर्टेंट है वो है प्लास्टिड प्यारे बच्चे, प्लास्टिड। चलो तो प्लास्टिड से शुरू करेंगे। प्लास्टिड को बोलते हैं लवक। ठीक है, लवक यानी कि प्लास्टिड। ठीक भाई, आवाज सभी बच्चों को आ रही है भाई? अच्छा। चलो भाई देखो, तो इधर प्लास्टिड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिख लीजिए। इसकी खोज किसने करी थी भाई? डिस्कवरी किसने करी थी? तो जो प्लास्टिड है इनकी जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी हैकल जी ने। किसने बच्चे? हैकल ने। तो हैकल ने डिस्कवर करा था प्लास्टिड को, याद रहेगा आप लोगों को। तो हैकल जी ने डिस्कवर करा था प्लास्टिड को। प्लास्टिड कहाँ पाए जाते हैं बेटा? तो आप बताओगे ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, केवल पादप कोशिका में उपस्थित। ठीक है, तो कहाँ होते हैं प्यारे बच्चों? ये केवल पादप कोशिका में होते हैं, केवल पादप कोशिका में उपस्थित। जो पादप कोशिका है, प्लांट है, उनमें ही होते हैं ये, हमारी कोशिका में नहीं है बच्चे। ठीक है, तो लिख लीजिएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट ओनली, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं बच्चे, केवल पादप कोशिका में है, यानी जंतुओं के अंदर या किसी और के अंदर होते ही नहीं है, केवल पादपों में है। अब पादपों में है तो काम क्या कर रहे हैं भाई? क्या काम है इनका पादपों के अंदर? तो आप लोग बताओगे ये पादपों को रंग प्रदान करते हैं, ये पादपों को रंग प्रदान करते हैं भाई, रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, एक तो ये काम हो गया इनका, पादपों को रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो पादपों को क्या करते हैं बेटा? कलर प्रोवाइड करा रहे हैं, रंग प्रदान कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक है। तो लिख लीजिएगा प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं बेटा। ठीक है, और तीसरा साथ ही साथ खाना जो बनाते हैं ना पौधे, उस खाने को संचित करने में भी सहायक होते हैं। तो तीसरा काम क्या होता है? भोजन संचय करते हैं, भोजन संचय भी करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? ये पादपों में रंग प्रदान करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, भोजन संचय भी करते हैं। तो ये सारे काम होते हैं प्लास्टिड के, ये सारे काम होते हैं लवक के। किसके अंदर? पादपों के अंदर। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, यहीं बैठा है चरणों में। ठीक है, लाइव चैट शो नहीं हो रहा है मैम, बेटा वो एप्लीकेशन में होता ही नहीं है, मुझे शो हो रहा है सबका लाइव चैट। ठीक है, आप लोगों का नहीं होता है ना, मुझे दिख रहा है सबकी लाइव चैट। चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं अब। ठीक, चलो अब इधर देखो। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया कि जो प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड होते हैं ये तीन काम करते हैं भाई। एक तो रंग प्रदान कर रहे हैं, दूसरा प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक है, और तीसरा भोजन संचय में सहायक है। तो लिख लीजिएगा दीज आर रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर,
कलर, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, कलर, फोटोसिंथेसिस एंड फूड स्टोरेज, एंड फूड स्टोरेज। तो इतना काम करते हैं बेटा ये, ठीक है, फूड स्टोरेज, फूड स्टोर करेंगे और बेटा कलर देंगे और बेटा प्रकाश संश्लेषण करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपको। अब इनके उदाहरण की बात करते हैं, एग्जाम्पल, कि भाई कौन कौन से होते हैं जो प्लास्टिड है। तो उदाहरण या एग्जाम्पल की हम लोग बात करेंगे तो प्लास्टिड के एग्जाम्पल होते हैं हरित लवक। नाम सुन रखा होगा आपने, हरित लवक बेटा, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ठीक है। दूसरा, अभी गो, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, ठीक है। और दूसरा क्या होता है बेटा, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट यानी कि इनको बोलते हैं वर्णी लवक, वर्णी लवक प्यारे बच्चे, ठीक है। तो ये जो आप लोगों के प्लास्टिड होते हैं ना, इनके एग्जाम्पल पूछ ले कभी तो आप बताना, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, और एक और लिखना, क्या एक और एग्जाम्पल लिखोगे, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, ठीक है। ये सारे उदाहरण होते हैं प्यारे बच्चे किसके, प्लास्टिड के, ये सारे होते हैं प्लास्टिड के, ठीक है। क्लियर हो गई भाई बात? अच्छा मैम आज टेस्ट सीरीज नहीं मिला है, इसमें नहीं मिला बेटा, बाबू अब निकल के चला गया, अभी अभी मैंने उसको भेज दिया, तो पापा आ गए, मैंने कहा जाओ, ठीक है। चलो आओ आगे बात करते हैं, चलो आ जाओ। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ कि जो हरित लवक होता है इसका क्या काम है, इसके बारे में क्या पॉइंट पढ़ने हैं, क्रोमोप्लास्ट के बारे में क्या पढ़ने हैं, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में क्या पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा हरित लवक के बारे में। हरित लवक, देखो नाम से पता चल रहा है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, इसकी खोज पूछ ली जाती है बेटा। इसकी जो खोज करी थी ना, वो करी थी हैकल, उसने, शिम्पर ने। किसने बेटा, शिम्पर, शिम्पर जी ने इसकी डिस्कवरी करी थी, शिम्पर, ठीक है। तो बता देंगे आप लोग शिम्पर। अच्छा इनका काम क्या होता है हरित लवक का, तो देखो नाम से पता चल रहा है हरित लवक, तो ये पौधों को हरा रंग देते हैं। क्या काम करते हैं बेटा, पौधों को हरा रंग प्रदान करते हैं। हरा रंग पूछ लेगा कि कौन सा लवक है जो पौधों को हरा रंग प्रदान करता है, तो आप लोग बताएंगे हरित लवक। तो पौधों को हरा रंग प्रदान करते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो इंग्लिश में भी लिखेंगे प्रोवाइड ग्रीन कलर, प्रोवाइड ग्रीन कलर प्यारे बच्चे। सिंपल सा एग्जाम का क्वेश्चन है कि पौधों को हरा रंग कौन प्रदान करता है, आप आंसर लगा कर आना, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। तो ये पौधों को हरा रंग देते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बेटा, ये पत्तियों में पाए जाते हैं, पत्तियों में। किसी भी पौधे की जो पत्ती होती है वो ही सबसे हरी होती है, तो पत्तियों में पाए जाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। ये भी पूछ लेता है कि एक पौधे के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताओगे पत्तियों में पाए जाते हैं। तो लिख लीजिएगा फाउंड इन लीव्स, फाउंड इन लीव्स। बेटा जो पेड़ पर पत्तियां होती हैं, आपने देखा है पत्तियों का रंग हरा होता है, तो पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट इनके बारे में, बेटा पत्तियां ही क्या काम करती हैं, पत्तियां ही खाना बनाती हैं, प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में ही होता है, तो पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण का काम यही करते हैं बेसिकली। अब कैसे करते हैं, तो बड़े ध्यान से सुनना बेटा, हरित लवक के अंदर, जो हरित लवक है ना, हरित लवक के अंदर, हरित लवक के अंदर पर्णहरित पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पर्णहरित है, पर्णहरित ये कहाँ पाया जाता है, आप बताएंगे हरित लवक के अंदर ही पर्णहरित पाया जाता है। तो लिख लीजिएगा क्लोरोफिल, नाम सुन रखा है आपने, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन अंडर क्लोरोप्लास्ट,
अंडर क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। मान लो ये है प्यारे बच्चे क्लोरोप्लास्ट, मान लो ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। तो आपको एग्जाम में पूछे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो आप बताएंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल तो बेटा क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक है, ठीक है। ये क्या है? एक वर्णक। तो आपको सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है, आप बताएंगे क्लोरोप्लास्ट में मिलता है क्लोरोफिल, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल क्यों मिलता है क्लोरोप्लास्ट में? क्योंकि बेटा ये जो क्लोरोफिल होता है यही करता है प्रकाश संश्लेषण। कभी आपको पूछ ले कि इस क्लोरोफिल का काम क्या है, इस क्लोरोफिल का काम क्या है, तो ये क्लोरोफिल क्या काम करता है बेटा? ये क्लोरोफिल जो होता है ये करता है प्रकाश संश्लेषण, ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसको प्रकाश संश्लेषी वर्णक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोलते हैं इसको। यानी कि बेटा ये प्रकाश संश्लेषण करने में हेल्प आता है। जो पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सूरज की धूप को अपने अंदर लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं, तो सूरज की धूप को अपने अंदर लेने का काम यही करता है क्लोरोफिल। तो याद रखना क्लोरोफिल को ही बोला जाता है प्रकाश संश्लेषी वर्णक। किसमें पाया जाता है क्लोरोफिल? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, ठीक है। अब इस क्लोरोफिल के बीच में एक धातु पाई जाती है, क्लोरोफिल के बीच में एक धातु होती है मैग्नीशियम। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल के मध्य में कौन सी धातु पाई जाती है, आप बता देंगे मैग्नीशियम, ठीक है। समझ में आ गई बात? लोगो बेटा एप्लीकेशन में फिट हो रखा है ये, इसलिए यहां से नहीं हट सकता, बाद में हट सकता है, ठीक है। तो मैं हटवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। टाइम का तुम्हें करना क्या है? 8:15 हो रहे हैं, 8:15 हो रहे हैं, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको बेटा? क्लोरोफिल को हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। लिख रखा है ना मैंने, पर्णहरित, ये लिख रखा पर्णहरित, ठीक है। तो ये पर्णहरित वर्णक है बेटा, यही क्या काम करता है? प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। समझ में आ गई बात? ठीक, चलो सबके कमेंट मुझे दिख रहे हैं बेटा। तो इतनी बातें याद रखनी है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। आ जाओ आगे बात करते हैं। अगला अगला क्या है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट बेटा, क्रोमोप्लास्ट जिसको हम बोलते हैं वर्णी लवक, वर्णी लवक, ये क्या काम करता है? तो बेटा ये पौधों को हरा और सफेद रंग छोड़कर सारे रंग देता है। जितने भी तुम फूल देखते हो ना, पीले, नारंगी, गुलाबी, संतरी, जितने भी रंग बिरंगे फूल देखते हो, जितने भी रंग बिरंगे फल देखते हो, वो सब इसी के कारण होते हैं। तो लिख लीजिएगा, ये पौधों में, लिखना, ये पौधों में हरे व सफेद रंग को छोड़कर, हरे व सफेद रंग को छोड़कर, सफेद रंग को छोड़कर, ठीक है बेटा। ना तो हरा रंग देता है ये और ना ही सफेद रंग देता है। मैम हरा रंग क्यों नहीं देता? क्योंकि बच्चे हरा रंग तो इन्होंने दे दिया, क्लोरोप्लास्ट ने, हरा रंग तो क्लोरोप्लास्ट ने दे दिया, तो हरा रंग वो नहीं देगा फिर, ठीक है। तो ये पौधों को क्या करता है बेटा? हरे सफेद रंग को छोड़कर सभी रंग प्रदान करता है, सभी रंग प्रदान करता है, ठीक है। तो ये पौधों को हरे और सफेद रंग को छोड़कर सभी रंग प्रदान करता है बेटा। तो आप लिख सकते हो प्रोवाइड ऑल कलर, प्रोवाइड ऑल कलर, ऑल कलर, एक्सपेक्ट ग्रीन एंड वाइट कलर, ग्रीन एंड वाइट, ठीक है। तो भैया हरे और सफेद रंग को छोड़कर बाकी सारे रंग देता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि जो फूल होता है उस फूल का नारंगी, पीला, संतरी रंग किसके कारण है, आप बता दोगे क्रोमोप्लास्ट के कारण, ठीक है। चलो अब एक काम आपको पढ़ना है, एक और पॉइंट कि ये क्रोमोप्लास्ट कहाँ होते हैं। तो बेटा ये फूल व फल में पाए जाते हैं, फूल व फलों में पाए जाते हैं बेटा, ठीक है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फूल और फलों में पाए जाते हैं, क्लियर। तो ये कहाँ कहाँ होते हैं?
एक तो फ्लावर में होते हैं बेटा ये, एंड फ्रूट, फ्रूट यानी कि जो आप रंग बिरंगे फल खाते हो उनमें मिलते हैं ये। तो फ्लावर एंड फ्रूट्स में मिलते हैं ये आपको क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब यहां से नोट कर कर एक चीज लिख लेना। क्या आपको पूछता है कि टमाटर का लाल रंग, जो टमाटर होता है उसका लाल रंग किसके कारण है? टमाटर का लाल रंग, टमाटर का जो लाल रंग होता है बेटा, टमाटर का रंग कैसा रंग बेटा? लाल। जो टमाटर का लाल रंग है वो किसके कारण होता है? आप बताओगे लाइकोपीन, लाइकोपीन। और लाइकोपीन इसी का एक वर्णक है, क्रोमोप्लास्ट का ये एक वर्णक है। जैसे देखो, इधर देखो, जैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता था क्लोरोफिल, भाई क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता था क्लोरोफिल, है ना? क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता था क्लोरोफिल। ठीक है, वैसे ही प्यारे बच्चे आपको पूछ ले कि जो वर्णी लवक है क्रोमोप्लास्ट, इसके अंदर क्या क्या मिलता है? तो इसके अंदर मिलता है आपको लाइकोपीन। तो बेटा टमाटर का जो लाल रंग है, पहले टमाटर कच्चा होता है, हरा होता है, फिर वो पकने के बाद लाल हो जाता है। तो टमाटर पकने पर लाल रंग में बदल जाता है, किसके कारण ऐसा होता है? आप बता दोगे लाइकोपीन के कारण। ठीक है, समझ में आ गई बात? लाइकोपीन, लाइकोपीन, लाइकोपीन के कारण। ठीक है, एक और लिख लेना यहां पर पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या? सेब का लाल रंग। भाई सेब भी तो लाल होता है, सेब का जो लाल रंग होता है, रेड कलर ऑफ एप्पल, रेड कलर ऑफ एप्पल, जो आप एप्पल खाते हो उसका जो रेड कलर होता है, तो एप्पल का रेड कलर जो होता है बेटा वो किसके कारण होता है? तो आप बता दोगे एंथ्रासाइनिन के कारण, एंथ्रासाइनिन पिगमेंट के कारण, एंथ्रासाइनिन। ठीक है, एंथ्रोसाइनिन, एंथ्रासाइनिन पिगमेंट के कारण। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, तो ये आपको पॉइंट है कुछ जो याद करने हैं। बेटा पपीते का पीला रंग पूछ ले, जो पपीता होता है, पपीता, बेटा पपीते का पीला रंग, पपीता का पीला रंग, जो पपीता है वो पीले रंग का होता है। ठीक है, येलो कलर ऑफ पपाया, भाई पपाया का जो येलो कलर है, पपाया का जो येलो कलर है वो किसके कारण होता है? आप बता दोगे ज़ैंथोफिल के कारण। किसके कारण बेटा? ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल। ठीक है, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल, इसके कारण। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, है ना बेटा? ठीक भाई, समझ में आ गई बात? जब अब आगे बढ़े, चलो तो भाई इसके बारे में इतना याद करना है। अब देखो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, बेटा जो ल्यूकोप्लास्ट है तीसरे नंबर पर जो आते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ये पौधों को सफेद रंग देते हैं भाई। तो ये क्या काम करते हैं? सफेद रंग, क्या देते हैं बेटा? सफेद रंग देते हैं, सफेद रंग प्रदान करते हैं भाई। ये क्या कर रहे हैं? सफेद रंग प्रदान करते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये करते हैं सफेद रंग, वाइट कलर प्रोवाइड करते हैं, वाइट कलर। ठीक है, ये देते हैं भाई वाइट कलर पौधों को। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट? तो बेटा ये दो जगह होंगे, जड़ों में, ठीक है, और बीज, जड़ों में और बीज में पाए जाते हैं। ठीक है, जड़ों में और बीज में पाए जाते हैं बेटा। समझ में आ गई? तो कहाँ कहाँ होते हैं? प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन रूट्स एंड सीड, रूट्स एंड सीड। तो बेटा ये जड़ों में और बीज में होते हैं, वहां होते हैं ये क्या काम करते हैं? तो बेटा ये भोजन संचय का काम करते हैं। इनका काम क्या है? भोजन संचय का कार्य करते हैं। ये फूड स्टोर करते हैं। तुमने कई बार सुना होगा कि पौधों की जो जड़ें हैं वो खाना अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं, बीज में भी खाना स्टोर होता है। तो वो यही वाले टिश्यू हैं, वो यही वाले पार्ट हैं जो करते हैं खाने का संचय। तो भोजन का संचय करते हैं बेटा। ये क्या करते हैं? भोजन का संचय, यानी फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज करते हैं ये। समझ में आ गई बात? तो ये तीन मैंने लिखवा दिया आपको, ये तीनों आपको पढ़ने हैं। ठीक है, क्लास का लाइट कट गया? नहीं बेटा, क्लास तो चल रही है, क्लास तो चल रही है भाई।
क्लासेस आपकी 20 से 25 क्लासेस में इस बार बायोलॉजी खत्म करनी है, ठीक है। आओ, ल्यूकोप्लास्ट की हिंदी बेटा अभी मैंने पीछे लिखा भी था, यहाँ फिर से लिख देती हूँ। अवर्णी लवक, अवर्णी लवक हिंदी में, ठीक है, अवर्णी लवक। चलो अब आ जाओ, आगे बात कर रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट आपने पढ़ लिए किसके बारे में, ल्यूकोप्लास्ट। इसका मतलब प्लास्टिड वाला चैप्टर वो पॉइंट जो है वो खत्म। अब हम बात करेंगे बेटा, लास्ट है केंद्रक के बारे में। लास्ट जो आपको पढ़ना है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। लास्ट जो पढ़ना है कोशिका का कोशिकांग जो है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। बेटा केंद्रक की खोज बहुत आती है, तो केंद्रक की जो डिस्कवरी करी थी ना, केंद्रक की जो खोज करी थी वो करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। इसने भाई, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, उड़िए नहीं तेरे ब्राउन रंग दे, मुंडे पट दे नहीं सारे मेरे टाउन दे, ठीक है। यो हनी सिंह। तो बेटा रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन जो है इन्होंने क्या करा था, सबसे पहले केंद्रक की खोज करी थी 1831 में। ये सन भी पूछा जाता है बेटा। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन जी ने कोशिका के अंदर केंद्रक को खोजा था, ठीक है। बेटा केंद्रक को बोला जाता है कोशिका का मस्तिष्क, इसको बोलते हैं कोशिका का मस्तिष्क। बेटा एक कोशिका के अंदर जितने भी काम होते हैं ना, वो सारा केंद्रक ही कंट्रोल करता है। जैसे आपकी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका मस्तिष्क, ठीक है, हमारा ब्रेन। वैसे एक पूरी कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है केंद्रक, इसीलिए बोला जाता है कोशिका का मस्तिष्क, ठीक है। ब्रेन ऑफ द सेल, इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल, ऑफ द सेल, कोशिका का मस्तिष्क है ये, ठीक भाई। योगेश जी बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ वैक्यूल तो छोटा सा है, चुन्नक सा है, मेन यही समझो। अब वैक्यूल के बारे में भी बता दूंगी। आ जाओ इधर देखो, अब आगे बात कर रहे हैं हम कि जो केंद्रक होता है बेटा, केंद्रक में ही होता है कोशिका विभाजन, ठीक है। कोशिका विभाजन की क्रिया, कोशिका विभाजन की क्रिया, कोशिका विभाजन की क्रिया केंद्रक में होती है बेटा। तो जब एक कोशिका विभाजित होती है, जब एक कोशिका डिवाइड करती है अपने आप को, मान लीजिए ये एक कोशिका है और ये कोशिका के अंदर केंद्रक है, ये केंद्रक है भाई, ये कोशिका है और ये कोशिका में केंद्रक है। तो ये जो केंद्रक है ना बेटा, जब ये कोशिका अपने आप को 2 कोशिकाओं में बांटेगी तो ये केंद्रक ही सबसे पहले डिवाइड होगा, ये केंद्रक ही सबसे पहले बटेगा 2 भागों में, फिर पूरी कोशिका बटेगी। तो बेटा केंद्रक जो होता है इसी में होती है कोशिका विभाजन की क्रिया, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन टेक प्लेस हेयर, ठीक है, टेक प्लेस हेयर। तो जो कोशिका विभाजन की क्रिया होती है वो केंद्रक में होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जब एक कोशिका विभाजित होती है तो कोशिका विभाजन की क्रिया कहाँ होती है, केंद्रक में। अगला पॉइंट केंद्रक के बारे में, बेटा जो केंद्रक होता है ना, ये आप लोगों का इसके अंदर पाए जाते हैं डीएनए और आरएनए। इस मेन पॉइंट को जरूर लिखना बेटा, लिखना केंद्रक में डीएनए, डीएनए व आरएनए न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाए जाते हैं। तो बेटा डीएनए और आरएनए कोशिका में कहाँ होते हैं, यहीं बैठे रहते हैं केंद्रक में, यहाँ डीएनए और आरएनए। तो आपकी कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उसी में मिलते हैं डीएनए और आरएनए। तो केंद्रक में डीएनए व आरएनए न्यूक्लिक अम्ल के रूप में होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाए जाते हैं बेटा। तो डीएनए और आरएनए कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में। किस रूप में पाए जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में। तो लिख लीजिएगा डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ये बेटा बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप आज थोड़ी सी ठंड ज़्यादा हो रही है ना, मुझे पैर नीचे से ठंडे ठंडे लग रहे हैं,
और बाहर निकल रही हूँ तो हाथ भी थोड़े ठंडे ठंडे लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आई चीजें। मैंने आपको क्या बताया कि केंद्रक, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसी के अंदर आपका डीएनए और आरएनए मिलता है। अब डीएनए और आरएनए किस रूप में मिलते हैं? न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में, प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में मिलते हैं डीएनए और आरएनए। तो कभी भी कोई पूछे कि डीएनए और आरएनए क्या है, आप बताना डीएनए और आरएनए होते हैं न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो आओ थोड़ा सा डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। पहले तुम्हें मैं फोटो दिखा दूं बेटा, ये है डीएनए, ये है आप लोगों का डीएनए, ठीक है, ऐसा है तुम्हारा डीएनए, ऐसा दिखता है बेटा तुम्हारा डीएनए, ठीक है। और डीएनए से ही बनता चलता है नीचे की तरफ को आरएनए, आरएनए भी ऐसा ही होता है आपका, ऐसा। तो नीचे की तरफ को बनता चलता है डीएनए से आरएनए। तो ये है आप लोगों का क्या? डीएनए, प्यारे बच्चे, ठीक है। चलो आओ डीएनए और आरएनए के बारे में कुछ बातें करते हैं थोड़ी थोड़ी। बेटा डीएनए जो होता है और आरएनए जो होता है, डीएनए की फुल फॉर्म और आरएनए की फुल फॉर्म जरूर याद करनी है। तो डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, हिंदी में भी ऐसे बोलेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये होती है डीएनए की फुल फॉर्म, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है बेटा। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? कौन बच्चा बताएगा, जल्दी बताओ, आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? हेल्पलाइन नंबर पर कॉल नहीं लगती। पादप का केंद्रक है क्या या जंतु का? बेटा केंद्रक दोनों में होता है, पादप और जंतु दोनों में, और दोनों में सेम सा होता है, पादप में भी और जंतु में भी, ठीक है। मैम आपके हमारा कोई दुश्मनी है क्या? तभी से कमेंट कर रहा हूं, कुछ बोल ही नहीं रही। बेटा आपके जैसे दुश्मन तो मेरे और भी हैं, जिनके मैं कमेंट पढ़ ही नहीं रही हूँ, क्योंकि आपको मैंने बोला ना 25 से 20 क्लास में हमें बायोलॉजी खत्म करनी है, तो बेटा मैं कमेंट्स पढ़ती रहूंगी तो फिर कंटेंट नहीं दे पाऊंगी आपको, ठीक है। हिमाचल में तो मजा आ रहा होगा भाई, बर्फ गिरनी शुरू हुई या नहीं ये बताओ। चलो हाँ बहुत बढ़िया, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो आपको फुल फॉर्म भी आ सकती है, फुल फॉर्म भी आ सकती है भाई। तो डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म आपने लिख ली, ठीक है। बेटा जो डीएनए होता है ना, डीएनए के बारे में आपको क्या याद करना है कि जो डीएनए है इसकी संरचना कैसी होती है या इसकी खोज किसने करी। तो डीएनए की खोज के बारे में जब बात करेंगे, डीएनए की डिस्कवरी जब हम लोग लिखेंगे, तो डीएनए की डिस्कवरी करी थी प्यारे बच्चों किसने? जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? एक ही साइंटिस्ट है, फ्रेडरिक मिशर, ठीक। तो बिल्कुल, तो याद रखना फ्रेडरिक, फ्रेडरिक मिशर, इन्होंने करी थी बेटा डीएनए की खोज, फ्रेडरिक मिशर, फ्रेडरिक मिशर, ठीक है। तो फ्रेडरिक मिशर जी ने करी थी डीएनए की खोज, और इन्होंने करी थी बेटा आरएनए की खोज। तो डीएनए और आरएनए को एक ही व्यक्ति ने खोजा था, ठीक है, डीएनए और आरएनए को एक ही व्यक्ति ने खोजा था। दोनों का नाम क्या होगा बेटा? फ्रेडरिक मिशर, फ्रेडरिक मिशर। तो फ्रेडरिक मिशर ने ही करा था क्या? डीएनए और आरएनए की खोज, ठीक है। अब अगला पॉइंट कि मैम जी डीएनए कैसा होता है, अगर हम डीएनए की संरचना देखें तो कैसी होती है? बेटा डीएनए में होते हैं दो हेलिक्स, ऐसे और ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे करके, तो दो रस्सियां होती हैं डीएनए में। तो डीएनए होता है डबल हेलिक्स, डीएनए क्या है बेटा? डीएनए होता है डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स, डीएनए है डबल हेलिक्स, यानी दोहरी कुंडली संरचना है, दोहरी कुंडलित संरचना। डीएनए होता है बेटा
दोहरी कुंडलित संरचना। ठीक है, समझ में आई बात? यानी डबल हेलिक्स होता है डीएनए। डीएनए में 2 रस्सियां हैं, एक ऐसे आ रही है और दूसरी उसी के चारों तरफ ऐसे लिपटी हुई है, जैसे 2 सांप लिपट रहे हों, ऐसा लगता है। ठीक है, ऐसा लगता है डीएनए देखने में। तो मैं बस आपको ना इस क्लास में ऐसे मेन पॉइंट पढ़ा रही हूँ जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलते हैं, बस उन्हें समझते चलो। ठीक है, तो डीएनए क्या है बेटा? दोहरी कुंडलित संरचना है। जबकि आरएनए को देखोगे तो आरएनए है एक कुंडलित संरचना, एक कुंडलित संरचना। ठीक है, आरएनए है एक कुंडलित संरचना, ये होता है सिंगल हेलिक्स। सिंगल हेलिक्स, तो बेटा आरएनए होता है सिंगल हेलिक्स। ठीक है, सिंगल हेलिक्स। ठीक, समझ में आई बात? अब अगला क्वेश्चन ये आएगा कि किसने बताया था कि डीएनए होता है डबल हेलिक्स। यानी कि अगर आप डीएनए को देखो तो एक रस्सी ये रही भाई और एक रस्सी ये रही, ये ऐसा होता है आप लोगों का जो डीएनए होता है, ऐसा दिखता है आप लोगों का डीएनए। ये है तुम्हारा डीएनए। तो डीएनए डबल हेलिक्स है, इस बात को किसने बताया? ये डीएनए का ये जो मॉडल था ये किसने दिया? तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल तैयार करा वो करा था 2 साइंटिस्ट ने, वाटसन एंड क्रिक। बेटा वाटसन एंड क्रिक, तो ये आता है एग्जाम में, वाटसन और क्रिक। ठीक है, यानी डीएनए का जो दोहरी कुंडलित संरचना है ये किसने दी थी? आप लोग बताएंगे वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, समझ में आई? ये 2 साइंटिस्ट के नाम है, इन्होंने बताया था कि डीएनए ऐसा है, डबल हेलिक्स है डीएनए। ठीक है, जबकि आरएनए की बात करें तो आरएनए होता है ऐसा, सिंगल हेलिक्स। आरएनए में एक ही हेलिक्स होता है, डीएनए में 2 हेलिक्स होते हैं। ठीक है, चलो तो ये कहानी है जो आपको डीएनए और आरएनए से पढ़नी है। मैम डीएनए क्या काम करता है और आरएनए क्या काम करता है? तो बेटा डीएनए जो होता है, डीएनए डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल। यानी मम्मी पापा का जो डीएनए है वही उनके बच्चों में जाता है। तो अगर मैं बोलूँ मेरे मम्मी पापा कौन है तो आप उनका डीएनए टेस्ट कर कर बता दोगे कि ये मेरे मम्मी पापा है, क्योंकि मेरा डीएनए मेरे मम्मी पापा से मैच करता है। मेरा जो बच्चा है मेरे बच्चे का डीएनए मुझसे मैच करेगा। तो ऐसे करके डीएनए से पहचान की जाती है हमारे रिलेशन की, यानी कि माता पिता की या किसी अपराधी की, ऐसे हम पहचान करते हैं डीएनए से। तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। जबकि आरएनए क्या होता है? तो बेटा आरएनए का काम होता है प्रोटीन बनाना, आरएनए का काम होता है प्रोटीन बनाना। आरएनए क्या करता है? प्रोटीन मेकिंग या प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है, आरएनए का काम होता है प्रोटीन फॉर्मेशन, आरएनए प्रोटीन बनाता है बेटा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है भाई, दानिश आलम जी। नहीं बेटा, आईसीयू में तो वो अलग है, आपकी हार्ट बीट वो अलग चीज है, वो तो आपकी अलग हार्ट बीट की वो आती है ईसीजी। ये तो आरएनए का स्ट्रक्चर होता है, आरएनए होता है सिंगल हेलिक्स ऐसे, और डीएनए होता है ऐसे ऐसे डबल हेलिक्स। डीएनए ही नीचे से टूटता जाता है बेटा, उसी से बन जाता है आपका आरएनए। अब यही डीएनए क्या होगा? ऐसे करके खुलता चला जाएगा ऐसे, तो ये आरएनए बन जाएगा। ये इतना पोर्शन डीएनए है। ठीक है, और जहां पर ये हेलिक्स सिंगल होते जा रहे हैं ये इतना पोर्शन आरएनए है। तो डीएनए से ही बनता है आरएनए। समझ में आई बात? डीएनए से ही बनता है आरएनए। ठीक, चलो आ जाओ आगे बात कर रहे हैं अब। तो अब अगले कोशिकांग की बात कर लेते हैं, वैक्यूल की। चलो आओ, लास्ट कोशिकांग है वैक्यूल, वैक्यूल्स, जिसको हम बोलते हैं रिक्तिका। रिक्तिका, वैक्यूल यानी रिक्तिका। बेटा ये रिक्तिका जो शब्द है या ये जो वैक्यूल वर्ड है ये किसने दिया था? आप लोग बताना। ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक, मैंने बताया भी था आपको जब कोशिका की खोज के बारे में बताया था, तो ल्यूवेनहॉक ने दिया था वैक्यूल शब्द, रिक्तिका। ठीक है, ल्यूवेनहॉक।
इन्होंने दिया था बेटा इस शब्द को, ल्यूवेनहॉक, ठीक है, इन्होंने। अब ये है क्या? तो बेटा ये कोशिका के अंदर खाली जगह होती है, खाली जगह, ये कोशिका के अंदर खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस है बेटा ये कोशिका में, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है? तो आप बताना, केवल पादप कोशिका में, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। अभी दिखाऊंगी, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ होता है बेटा? हमारे अंदर ये भी नहीं है, हमारे अंदर भी नहीं है ये केवल पादप में है। तो लिख लीजिएगा प्रेजेंट इनटू प्लांट सेल। बेटा किस में होता है ये? प्लांट सेल में होता है, ठीक है। चलो दिखाऊं एक बार आप लोगों को। इसमें डायग्राम में आपको दिख रहा है वैक्यूल, चलो थोड़ा बड़ा सा डायग्राम दिखाती मैं तुम्हें। इसमें देखो, इस वाली सेल में देखो, ये है प्यारे बच्चों आपकी जंतु कोशिका, लिखा हुआ है एनिमल सेल। ये है जंतु कोशिका, हमारी कोशिका, और ये है पादप की कोशिका, प्लांट सेल। तो बेटा देखो ये स्विमिंग पूल के जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये रहा, जैसे कोई स्विमिंग पूल होता है, ये स्विमिंग पूल जिसमें तैरते हैं, जबकि यहां पर ऐसी कोई संरचना है ही नहीं। तो बेटा ये होता है आपका वैक्यूल, ये होता है आपका वैक्यूल। तो ये वैक्यूल केवल पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में ये नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या काम करता है पादप कोशिका के अंदर? चलो आओ बात करते हैं कि क्या काम करता है। तो बेटा ये पादप कोशिका का, या ये कोशिका में स्फीति दाब बनाता है। तो लिख लेना, कोशिका का स्फीति दाब बनाता है, कोशिका का स्फीति दाब बनाता है, ठीक है, स्फीति दाब बनाता है। क्या काम करता है बेटा? ये कोशिका का स्फीति दाब बनाता है, यानी मेंटेन ट्रिगर प्रेशर, मेंटेन ट्रिगिडिटी, मेंटेन ट्रिगिडिटी ऑफ सेल। बेटा सेल में ना कभी कभी पानी ज्यादा हो जाता है। देखो क्या होता है स्फीति दाब, ट्रिगिडिटी क्या होती है? देखो कोशिका के अंदर कभी कभी पानी ज्यादा हो जाता है बेटा, तो ज्यादा पानी होने के कारण कोशिका फूल जाती है, फूल जाती है। तो कोशिका क्या करती है, जितना भी एक्स्ट्रा पानी कोशिका में है वो इसके अंदर भेज देती है वो इसके अंदर भेज देती है, वैक्यूल के अंदर, क्योंकि भाई ये कोशिका की खाली जगह है। तो कोशिका के अंदर जितना भी अतिरिक्त पानी होता है वो यहाँ आ जाता है वैक्यूल के अंदर। तो कोशिका इसके अंदर भेज देती है अपना सारा पानी, और कोशिका का जो स्फीति दाब है फिर वो अच्छे से बना रहता है, फिर कोशिका फूलती नहीं है, कोशिका अपनी रेगुलर शेप में रहती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक तरीके से कोशिका का फिगर बनाने वाला कोशिकांग है ये, कोशिका को मोटी नहीं होने देता। कोशिका के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो अपने अंदर ले लेता है वैक्यूल, और कोशिका का फिगर बनाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का स्फीति दाब कौन बनाता है, तो आप बताएंगे कि कोशिका के अंदर उसका स्फीति दाब, टर्गिडिटी प्रेशर बनाने का काम वैक्यूल करता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया भाई कोशिका वाला चैप्टर कंप्लीट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है बेटा, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। गोल्जी काय क्या है? गोल्जी काय बेटा मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया तो था, गोल्गी बॉडी या गोल्गी काय, वो मैंने आपको पढ़ाया था, तो वो पिछली क्लास में देख लेंगे आप, ठीक है। तो ये कोशिका का क्या करता है, टर्गिडिटी, स्फीति दाब बनाता है। तो ये पॉइंट्स आपको वैक्यूल के बारे में याद करने हैं, ठीक। चलो अब कोशिका वाला चैप्टर हुआ खत्म। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने पढ़ाए हैं इनको छोड़कर मत जाना, ठीक है। अच्छा मम्मी जी मेरी क्लास जरूर देखती हैं। अरे भैया मम्मी जी को नमस्कार भाई। ऋत्विक, ऋत्विक जी भाई इतने लाल पीले ना हो, तुम्हारा कमेंट मैंने देख लिया है, ठीक है, तुम्हारा कमेंट मैंने देख लिया है बेटा। तुम 3000 से भी ज्यादा बच्चे लाइव हो, 4000 के समथिंग तुम लाइव हो, तो तुम्हारे कमेंट्स मैं कैसे पढ़ूं ये बताओ। और सारे मुझे लग रहा है पढ़ कम रहे हैं, कमेंट करने में बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, ठीक है।
हाँ बेटा, आपका डीएनए और आपके मम्मी पापा का डीएनए आपसे भी मैच करेगा, आपके भाई से भी मैच करेगा, और 100% नहीं करेगा कभी भी। 80 से 95% डीएनए ही मैच करता है हमारे मम्मी पापा से। 5% डीएनए हमारा खुद का होता है। ठीक है, चलो अब आ जाओ, बात करते हैं हम लोग किसके बारे में। अब बात करते हैं आपका अगला टॉपिक, डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई थोड़ा बहुत खा लिया, बहुत खा लिया भाई, अब थोड़ा पचा लें, हैं भाई, अब थोड़ा पचा लो। आज तो मैंने सही में ज्यादा खा लिया। आज मैंने खाया है बेटा सरसों दा साग और बाजरे दी रोटी। ठीक है, चलो तो आओ बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम कर लेते हैं अब। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। अब हम करेंगे भाई पाचन तंत्र, पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ठीक है बच्चे, अब हम करेंगे पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम को। बेटा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, ये क्या है? भूख लग रही है, अब लग गई लो भूख, अभी तो खाया भी नहीं है, अभी पचाओगे कैसे? तो जाओ पहले कुछ खा लो तुम। ठीक, चलो मैं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगी जरूर। पपाया का येलो कलर क्यों होता है मैम? बेटा जैंथोफिल पिगमेंट होता है उसके कारण, इसलिए रेड कलर होता है उसका, जैंथोफिल के कारण। ठीक है, जब कच्चा पपीता है तो हरा रहता है टमाटर की तरह, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन जब वो पक जाता है कलर चेंज हो जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट ही किसमें चेंज हो जाता है? जैंथोफिल में। ठीक है, अभी आ रही हूं, आप जाओ। समझ में आई बात? चलो, तो अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो प्यारे बच्चे सुनते चलना, कहानी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये ऐसी चीज ही नहीं है जो आपको समझ नहीं आए। बेटा जब हम खाना खाते हैं तो खाने के बड़े पार्टिकल हम खाते हैं। मान लीजिए तुमने रोटी खाई, रोटी को तोड़ा, फिर उसको खाया, तो वो रोटी के पार्टिकल बड़े थे, है ना? फिर उसको आपने मुंह में डाला, फिर उसको आपने चबाया। सॉरी, सॉरी, ठीक है। फिर आपने उसको क्या करा बेटा? चबाया। अब चबाया, मनुष्य का काला रंग क्यों होता है? मनुष्य का काला रंग होता है मेलेनिन के कारण बेटा। लिख लो, चलो इस पॉइंट को लिखना चाहते हो। अगर आपको पूछे कि हमारी जो त्वचा होती है, मानव की त्वचा, मानव त्वचा, मानव त्वचा का जो रंग होता है वो होता है एक पिगमेंट के कारण। ठीक है, एक पिगमेंट के कारण, एक रंगा के कारण। उस रंगा का नाम है मेलेनिन, मेलेनिन, उस रंगा का नाम है मेलेनिन। ठीक है, मेलेनिन, मेलेनिन। अगर हमारे शरीर में मेलेनिन अधिक हो गई है, ठीक है, तो बेटा हमारी जो त्वचा है वो काली हो जाएगी, काली। ठीक है, काले ने, काले दे रंग दी शौकीन ने कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग से। तो भैया काले हो जाएगी फिर स्किन। और जब ये मेलेनिन कम रहेगा तो भैया आपकी स्किन टोन रहेगी फेयर, फिर आप दिखोगे गोरे, गोरे गोरे, गोरी नहीं गोरे गोरे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो भैया ये है मेलेनिन का खेल। तो इसीलिए कई बार आप सनस्क्रीन लगाते हो जो मेलेनिन को कम करता है, जिससे आप काले नहीं होते, टैनिंग नहीं होती आपके शरीर पर। तो ये तो हमारी त्वचा की बात हो गई। ठीक, चलो अब मैं आपको पढ़ा रही थी पाचन तंत्र। जो तुम खाना खाते हो उसके पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, उसको तुम मुंह में डाल लेते हो, फिर चबाते हो, चबाते हो बेटा और छोटा छोटा करते हो, फिर उसको निगल जाते हो, फिर पेट में जाता है खाना। पेट में तुम्हारे बैठे हैं कुछ एंजाइम, ठीक है, वो एंजाइम खाने में मिलकर उस खाने को और पतला कर देते हैं, और छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देते हैं। फिर वो खाना जाता है तुम्हारी छोटी आंत में, छोटी आंत में और एंजाइम खाने में मिल जाते हैं और खाने को और छोटे पार्टिकल में डाल देते, तोड़ देते हैं। लास्ट में खाना इतना छोटा कणों में टूट जाता है कि वो आपके खून में मिल जाता है। जैसे तुम जूस निकालते हो मिक्सी में, अगर तुम गाजर का जूस निकालोगे तो गाजर का जितना जूस है वो अलग हो जाएगा, और गाजर का जो कचरा है वो अलग हो जाएगा मिक्सी के अंदर। तो वो जो जूस निकला है वही है उसके पोषक पदार्थ। तो आपको भी अपने खाने से जूस निकालना है, मतलब जो भी तुमने खाया है ना उसको इतना पतला कर देना है कि वो आपके खून में मिल जाए जाकर, उसमें जो भी पोषक पदार्थ थे वो आपके खून में मिल जाए जाकर। तो बस यही प्रक्रिया होती है बेटा पाचन। तो पाचन को आप लोग क्या लिख सकते हो? भोजन के भोजन के, लिखना, भोजन के बड़े अणुओं को, भोजन के बड़े अणुओं को,
बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। ठीक है, छोटे छोटे अणुओं में, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया। ठीक है, तोड़ने की क्रिया पाचन कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। तो जो आप खाना खाते हो उसके अंदर जो बड़े बड़े पार्टिकल है उनको ही छोटे छोटे अणुओं में जब तोड़ते हो वही होता है पाचन। तो लिख लीजिएगा ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज पार्टिकल, लार्ज पार्टिकल, break down of large particle of food, large particle of food into smaller, into smaller। तो भैया खाने के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसी को कहते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, मैम अभी खाया नहीं, आप तो बार बार याद दिला रही हो। अच्छी है भाई, आवाज पहले आ रही है और आप बाद में बोल रही हो। अरे भैया ये तो चमत्कार हो गया, ऐसे तो सुना था कि मैं पहले बोल रही हूँ आवाज बाद में आ रही है। भैया मेरे बोले बिना ही कुछ बोल, आपको पहले पता चल जाता है कि मैं अब क्या बोलने वाली हूँ। ये तो चमत्कार हो गया ये तो चमत्कार हो गया भाई। नाक के अंदर जब आपके जो ये छोटे छोटे रोम है ना, इनमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, धूल मिट्टी चली जाए, तो फिर आपको छींक आती है। ठीक है, टाइम चेंज हो गया। हाँ जी, 8 बजे होगी अभी ये क्लास। चलो, तो समझ में आ गई ये बातें आपको। अब हम आगे बात करते हैं कि मैम ये जो खाने के बड़े बड़े पार्टिकल थे इनको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा किसने? तोड़ा किसने? कोई हथौड़ा लेके बैठा है क्या तुम्हारे बॉडी के अंदर, या बुलडोजर बुलडोजर चल रही है जिसने खाने के पार्टिकल को तोड़ना शुरू कर दिया? तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ना हथौड़ा है आपके अंदर ना बुलडोजर है। आपके शरीर में बन रहे हैं एंजाइम। ठीक है, तो आपके भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहे हैं आपके शरीर में एंजाइम बेटा, और डाइजेस्टिव जूस। ये काम दो चीजें कर रही हैं आपके शरीर में, एंजाइम और डाइजेस्टिव जूस। बस इस सिस्टम से आपको यही पढ़ने हैं। आपको पढ़ना है कौन सा एंजाइम कौन से खाने को पचा रहा है, या कौन सा डाइजेस्टिव जूस कहाँ से निकल रहा है। इस चैप्टर में आपको यहीं से क्वेश्चन बनकर आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए बेटा बात करते हैं एंजाइम की और डाइजेस्टिव जूस की। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। आपके शरीर में जो खाने का पाचन होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि आपने खाया खाना और वो पच गया। जैसे मैंने अभी अभी 1 घंटे पहले साग और मक्का की रोटी, बाजरे की रोटी खाई थी, तो भैया अब ऐसा नहीं है कि मैं खा के आ गई तो वो पच गई मेरे पेट में। अभी वो प्रोसेसिंग में चल रही है, अभी पची नहीं है, अभी वो पच रही है। कैसे कैसे? तो आपके शरीर में जब आप खाना खाते हो वो 5 चरणों में पचता है प्यारे बच्चे। तो आ जाओ, अब मैं आपको बताती हूँ कि खाने को पचाने वाले 5 चरण कौन कौन से हैं। बस 5 चरणों के नाम याद कर लेना, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। तो लिख लीजिएगा पाचन के चरण, पाचन के चरण, स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। पाचन के चरण बेटा, स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। भाई आपके शरीर में जो डाइजेशन होता है वो कितने चरणों में होगा? 5 चरणों में। कितने चरणों में? 5 चरणों में। बस 5 चरणों के नाम याद करने हैं, बाकी डिटेल में इनके अंदर का नहीं आएगा। अब नाम जब याद करोगे तो करना सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में मैं लिखवा रही हूं। पहले नंबर पर आएगा इंजेशन, इंजेशन पहले नंबर पर आता है इंजेशन। अंतःग्रहण, अंतःग्रहण बेटा मैं साथ के साथ बता रही भी हूं, सुनते चलो, बाकी यहां से क्वेश्चन आएगा नहीं। सिर्फ पूछेगा कि पहला स्टेप क्या है, आपने बता दिया अंतःग्रहण। इसमें होता क्या है भैया? मम्मी लाई प्लेट में खाना सजाकर, जिनकी शादी हो गई है उनकी पत्नी लाई प्लेट में खाना सजाकर। मम्मी ने बोला ले मेरे बच्चे खा ले, पत्नी ने बोला लो जी स्वामी खाना खा लो। तुमने प्लेट पकड़ी, प्लेट से बाइट उठाई और अपने मुंह में डाली। तो बेटा ये होता है अंतःग्रहण। ठीक है, ये इतना सा प्रोसीजर, खाना मुंह के अंदर डालना, ये होता है अंतःग्रहण। चलो इसके जस्ट बाद
अब होगा डाइजेशन, अब होगा भैया डाइजेशन। अब जब तुमने खाना मुंह में डाल लिया तो क्या तुम खाने को मुंह में लिए बैठे रहोगे ऐसे? भैया खाने को चबाओगे ऐसे ऐसे, तो मतलब दांतों से खाने को बारीक करोगे, पीसोगे। तो यही तो होता है पाचन बेसिकली। तो पाचन तुम्हारे पेट में जाकर शुरू नहीं होता, पाचन तुम्हारे मुंह में से ही शुरू हो जाता है। तो इस बात को यहां पे जरूर लिख लेना बेटा, पाचन की क्रिया मुख से शुरू हो जाती है। पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो पाचन की क्रिया मुख से शुरू होती है, क्रिया मुख से शुरू होती है। तो भैया पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? पाचन आपके मुंह में जब खाना रखते हो ना और उसको चबाते हो तभी पाचन होना शुरू हो जाता है। तो पाचन की क्रिया मुख से शुरू हो जाती है बेटा, ठीक है। चलो तो लिख लेना, डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। तो डाइजेशन मुख से शुरू होता है। एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चे कि पाचन की क्रिया आहार नाल के किस भाग से शुरू हो जाती है? आंसर लगा के आना, मुख, ठीक है। अब तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब देखो अवशोषण, जब आपने खाने को दांतों से पीसा, फिर खाने को निगल लिया, निगल कर खाना पेट में पहुंचा, पेट से खाना आंतों में पहुंचा। अब आंतें क्या करेंगी? खाने में जो अच्छी अच्छी चीजें थी उनको अवशोषित कर लेंगी। जैसे आपने पिया जूस, जूस में भैया विटामिन थी, प्रोटीन था, कैल्शियम था, तो वो सारी की सारी चीजें आंतें निचोड़ लेंगी। तो पोषक पदार्थ तुम्हारे खाने में जो थे वो अवशोषित कर लिए जाते हैं आंतों के द्वारा। तो अवशोषण कौन करता है बेटा? तुम्हारी आंतें, तुम्हारी इंटेस्टाइन जो होती हैं वो खाने से पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेंगी, ठीक है। सारी अच्छी अच्छी चीजें आंतों में चली जाएंगी, है ना। छोटी आंत सारी अच्छी अच्छी चीजों को अवशोषित कर लेगी। लिख लेना कौन सी आंत? छोटी आंत। छोटी आंत जो होगी बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो सारी अच्छी अच्छी चीजें खाने से निचोड़ लेंगी, ठीक है। अब छोटी आंत ने सारी चीजें खाने से निचोड़ ली, जो वेस्ट बचा उसको आगे धक्का दे देगी छोटी आंत, वो पहुंच जाएगा बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में मल के रूप में आप उसको सुबह सुबह निकाल देते हो, पोटी करते हो ना। वो पोटी में जो निकलता है वो वेस्ट ही होता है, उसका कुछ काम नहीं है अब तुम्हारे शरीर में, इसलिए तुम उसको बाहर निकाल देते हो। इसके बाद आता है चौथा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। अब भैया जिसको बोलते हैं स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। अब तुम्हारी आंतों ने जो अच्छे अच्छे पोषक पदार्थों को अवशोषित करा था वो क्या करेंगी आंतें उनका? आंतों को उनका अचार थोड़ी डालना है, आंतें उन पोषक पदार्थों को मिला देती हैं तुम्हारे खून में, और खून उन पोषक पदार्थों को बहाकर लेकर जाता है तुम्हारी कोशिकाओं तक, आंख की कोशिका तक, आपकी किडनी, लीवर, लंग्स, सबको पोषक पदार्थ पहुंचाने का काम करता है खून। तो सारे पोषक पदार्थ खून में मिल जाते हैं, यही होता है स्वांगीकरण। अब भैया सारे पोषक पदार्थ पहुंच गए खून में, अब बचा आपके शरीर में वेस्ट जिसका कोई काम नहीं, उसको तुम अपने शरीर से निकाल देते हो बाहर। तो ये होता है डिफिकेशन, उत्सर्जन। तो भाई उत्सर्जन क्या हुआ? जो आपके शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बन रहे थे उनको बाहर निकालना। तो लिख लीजिएगा, अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना, ठीक है। शरीर से बाहर निकालना, बाहर निकालना, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। तो लिख लेंगे रिमूवल, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी। आपके शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको तुम निकाल देते हो बाहर, भैया वो हो गए आपके, ये वाला प्रोसीजर हो गया डिफिकेशन। तो ये हो गए भोजन के 5 चरण। कल मैं आपको बताऊंगी एंजाइम, ठीक है। गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट। बहुत बढ़िया शोभा जी, सारा काम ही खत्म कर दिया तुमने तो। हाँ, बड़ी आंत में पानी का भी अवशोषण होता है, वो बात आगे बताऊंगी अभी, ठीक है। 12 जोड़ी कौन सी नर्व होती हैं? आपकी जो क्रैनियल नर्व्स होती हैं, मस्तिष्क की कोशिकाएं, वो होती हैं 12 जोड़ी, ठीक है। समझ में आ गई बात?
अब एक बच्चा बोल रहा है कि मैम वही फिर से पढ़ा रहे हैं आप। भैया जब नया बैच शुरू हुआ है तो सारे टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट वो तो कराए जाएंगे ना। अब इसमें कोई मैं ऐसा थोड़ी ना कर दूंगी कि नहीं भाई इस बार जो खाने को पचाने वाले स्टेप है उनमें एसिमिलेशन पहले लिखो और डिफिकेशन सबसे पहले लिखो, फिर एब्जॉर्प्शन जो है वो 5वें नंबर पे लिखो। बेटा सीक्वेंस तो वही रहेगा ना, चीजें तो वही रहेंगी, है ना, चीजें तो वही रहेंगी, बदल थोड़ी जाएंगी चीजें। और नया बैच है तो इसमें भी आपको पूरा सिलेबस कराना है। ठीक बेटा, तो आगे की बातें करेंगे हम कल की क्लास में। ठीक, तो गुड नाइट, नमस्कार, राधे राधे, मिलते हैं अगली क्लास में सभी बच्चों से। अब आप लोग थोड़ा सा रिवीजन करके खाना खा के सो जाओ और कल उठना फिर क्लास लेना। ठीक है, चलो तो भाई गुड नाइट सभी बच्चों को, नमस्कार। हम कल डाइजेस्टिव सिस्टम को ही पढ़ रहे होंगे, कल इसको खत्म कर देंगे। धन्यवाद।